डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 11 के रसायन विज्ञान विषय के प्रथम अध्याय रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं से संबंधित कुछ टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे। यह वीडियो आरबीएससी और सीबीएसई दोनों के स्टूडेंट्स के लिए ही उपयोगी है। प्रस्तुत भाग में हम अध्ययन करेंगे रसायन विज्ञान का सामान्य परिचय, द्रव्य की प्रकृति, एसआई पत्ती, मापन में अनिश्चितता व सार्थक अंक के बारे में। समस्त ब्रह्मांड को दो भागों में बांटा गया है, द्रव्य तथा ऊर्जा। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है व जिसका द्रव्यमान होता है उसे हम द्रव्य कहते हैं। हमारे आसपास के पहाड़, मिट्टी, वायु, ये सभी द्रव्य है, क्योंकि इन सब का द्रव्यमान होता है व इनके द्वारा स्थान घेरा जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य के संगठन, गुण, संरचना व अंतर्क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। संगठन से तात्पर्य है हमारा कि द्रव्य जो है वो किन किन कणों से और उनकी मात्रा उसमें कितनी कितनी है से बना है। गुणों से हमारा तात्पर्य है भौतिक व रासायनिक गुणों से। संरचना, ज्यामिति कि द्रव्य की ज्यामिति कैसी है, उसमें बंध कोण कैसे हैं, उसकी बंध लंबाई कैसी है, कणों के बीच के दूरियां कैसी हैं। अंतर्क्रियाएं अर्थात द्रव्य जो है वो अन्य पदार्थ के साथ में किस प्रकार से व्यवहार करता है, वह भी रसायन विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। भौतिक अवस्था पर के आधार पर द्रव्य के वर्गीकरण को हम जैसे पूर्व में कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर हम समरी में इसको करेंगे। द्रव्य जो है भौतिक अवस्था के आधार पर तीन भागों में बांटा जाता है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस वे द्रव्य हैं जिनके निश्चित आकार व निश्चित आकृति होती है। ये ठोस जो होते हैं वो कठोर होते हैं, जैसे कि आसपास के पहाड़, मिट्टी, शर्करा इत्यादि क्या हैं, ठोस हैं। इनमें बहने का गुण नहीं होता है। दूसरी हम बात करें द्रव की, द्रव जिनका आयतन निश्चित होता है परंतु आकृति अनिश्चित होती है। जिस भी पात्र में इन्हें रखा जाता है ये उसकी आकृति को ग्रहण कर लेते हैं, हालांकि इनका आयतन सदैव निश्चित रहता है, जैसे कि जल। गैस, इनकी ना तो आकृति निश्चित होती है ना ही आयतन निश्चित होता है। इन्हें जिस पात्र में रखा जाता है ये उसकी आकार व उसकी आकृति को ग्रहण कर लेते हैं, जैसे कि वायु, ऑक्सीजन इत्यादि जो हैं वो गैसें हैं। और इससे संबंधित अन्य गुण जैसे कि इनके मध्य रिक्त स्थान, आकर्षण बल और विसरण इत्यादि के बारे में हम पूर्व कक्षाओं में अध्ययन कर चुके हैं, तो इस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। द्रव्य का रासायनिक संगठन के आधार पर वर्गीकरण। रासायनिक संगठन के आधार पर द्रव्य को हम दो भागों में बांटते हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ क्या है? सबसे पहले हम शुद्ध पदार्थ की बात करें। शुद्ध पदार्थ में से हमारा तात्पर्य है कि वे पदार्थ या द्रव्य जो एक ही प्रकार के कणों, परमाणु या अणुओं से मिलकर बने होते हैं। इन्हें भी हम दो भागों में बांटते हैं, तत्व तथा यौगिक। तत्व वे सरलतम पदार्थ होते हैं जिन्हें किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा किसी अन्य पदार्थ में परिवर्तित या विघटित नहीं किया जा सकता, ना ही उनसे इनका निर्माण किया जा सकता है, जैसे कि लोहा, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम। इस प्रकार से लगभग 100 से भी अधिक जो तत्व हैं जो हैं ज्ञात हैं अभी। यौगिक ये भी शुद्ध पदार्थ होते हैं। इनमें दो या दो से अधिक तत्व भार के निश्चित अनुपात में संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। यौगिक जो हैं इनमें संयोग करने वाले तत्वों के भार का अनुपात सदैव निश्चित होता है। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम बात करें जल की, जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन दोनों का अनुपात भार के अनुसार 1:8 होता है। चाहे इनका कोई भी स्रोत हो, चाहे वो वर्षा का जल हो, चाहे भूमिगत जल हो, या हमने उसको लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया हो, जल में हमेशा हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 होता है। इसी प्रकार से CO2 की बात की जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी यदि हम कार्बन और ऑक्सीजन के अनुपात की बात करें तो इनका अनुपात होता है 12:32। सरल करें तो इसको क्या हो जाएगा, इसका 3:8।
यानी कार्बन का 3 और ऑक्सीजन का 8 भार के अनुपात में सदैव निश्चित होता है। तो ऐसे कण जो होते हैं, पदार्थ होते हैं, यौगिक जो होते हैं, उनमें भार का अनुपात निश्चित होता है संगठक तत्वों का। और दूसरी बात जो है, इन संगठक तत्वों को किसी भी भौतिक और रासायनिक किसी भी भौतिक विधि द्वारा, रासायनिक विधि द्वारा तो संभव है, लेकिन भौतिक विधि द्वारा इनका पृथक्करण संभव नहीं है। यौगिक के संगठक तत्वों का किसी भी भौतिक विधि द्वारा पृथक्करण संभव नहीं है। तीसरी बात जो है यौगिक के बारे में वो ये है कि संयोग करने के पश्चात संगठक तत्व जो हैं वो यौगिक में अपने मूल पहचान या गुण खो देते हैं। उदाहरण के लिए यदि हाइड्रोजन, जल की बात की जाए तो जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन इन दोनों तत्वों के संयोग से जल का निर्माण होता है। जहाँ हाइड्रोजन ज्वलनशील होती है, आसानी से जल सकती है, ऑक्सीजन ज्वलन के लिए आवश्यक है यानी दहन के लिए आवश्यक है, वहीं इन दोनों के संयोग से बनने वाला जल का अणु फायर एक्सटिंग्विशर यानी जल आग को बुझाने के लिए काम में लिया जाता है। तो देखा जाए तो इनकी तीनों की ही जो है गुण जो है वो पृथक हैं, यानी कि जल का अणु जो है उसके गुण भिन्न हो जाते हैं संयोग करने के बाद में। ये बात हुई यौगिक की। अब बात हम करते हैं मिश्रण की। मिश्रण की यदि ये बात की जाए तो मिश्रण में भिन्न भिन्न प्रकार के कणों या अणु या परमाणु जो होते हैं वो भार के अनिश्चित अनुपात में होते हैं और ये अपनी पहचान और ये अपने गुण जो है मिश्रण में बनाए रखते हैं। जैसे यदि हम बात करें लोहे व सल्फर के मिश्रण की, तो वैसे तो रंग से ही पहचान हो जाती है, इनकी पृथक पृथक हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम चुंबक के सहारे यदि इसके ऊपर चुंबक हम घुमाएं तो लोहे के कण चुंबकीय होने की वजह से चुंबक से चिपक जाएंगे, जबकि सल्फर के जो अणु हैं, जो कण हैं, वो अचुंबकीय होने की वजह से इससे अप्रभावित रहेंगे चुंबक से। तो इस प्रकार के जो मिश्रण है उसके संगठक तत्वों को भौतिक विधियों द्वारा आसानी से पृथक किया जा सकता है। इसके अलावा मिश्रण जो है वो दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण तथा विषमांगी मिश्रण। नाम से ही पता चलता है समांगी मिश्रण वे मिश्रण हैं जिनका संगठन पूरे मिश्रण में समान होता है। उदाहरण के लिए जल व नमक का, जल व चीनी का मिश्रण, जिसमें यदि हम जल व नमक के मिश्रण की बात करें तो इसका संगठन जल व नमक का जो अनुपात है वो पूरे संगठन में समान रहेगा। किस मिश्रण में कहीं पे भी देखें तो उसका मिश्रण समान रहेगा। विषमांगी वे होते हैं जिनका संगठन जो है मिश्रण में असमान होता है, जैसे जल व तेल का मिश्रण। ये हमेशा अगर इसकी बात की जाए तो पूरे मिश्रण में किसी भी अलग बिंदु पे देखें तो ये हमें भिन्न भिन्न प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं। द्रव्य के गुण व उनके मापन की बात करें तो द्रव्य में दो प्रकार के गुण होते हैं, भौतिक गुण व रासायनिक गुण। भौतिक गुण वे हैं जिनका मापन करने के लिए पदार्थ की पहचान या उसके संगठन में परिवर्तन नहीं किया जाता, अर्थात जिसके लिए रासायनिक परिवर्तन होना आवश्यक नहीं है, जैसे कि रंग, गलनांक, क्वथनांक, घनत्व, द्रव्यमान, आयतन, तापमान। इन सब को मापने के लिए पदार्थ के संगठन में परिवर्तन करना नहीं पड़ता। जबकि दूसरी तरफ रासायनिक गुण होते हैं जिनके मापन के लिए रासायनिक परिवर्तन आवश्यक है, जिसकी वजह से संगठन में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि दहनशीलता को मापने के लिए पदार्थ का दहन किया जाता है, दहन करने के पश्चात रासायनिक परिवर्तन होता है व उसके संगठन में परिवर्तन होता है। कार्बन के दहन से कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है, उसका संगठन परिवर्तित हो जाता है। किसी भी भौतिक गुण को हम संख्यात्मक रूप से व्यक्त करते हैं और इसके लिए उसके साथ में एक मात्रक या इकाई को भी लिखा जाता है। इकाई रहित या मात्रक विहीन भौतिक गुण का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे कि अगर हम लंबाई की बात करें और मैं कहूँ आपसे कि एक विद्यार्थी है, उसकी लंबाई 3 मीटर है, तो इसका कुछ अर्थ बनता है। लेकिन यदि मैं कहूँ उस व्यक्ति की लंबाई 3 है तो इसका कोई अर्थ नहीं है। 3 क्या, मीटर, सेंटीमीटर, तो ये अलग अलग अर्थ बन जाते हैं। इसलिए मात्रक किसी भी भौतिक राशि के मापन में मात्रक के साथ साथ में, संख्या के साथ साथ में उसके मात्रक का होना भी आवश्यक है।
अब बात करते हैं हम एसआई मात्रकों की या एसआई पद्धति की। तो अलग अलग पद्धतियाँ प्रचलित थीं, जिनमें फुट पाउंड सेकंड एफपीएस पद्धति, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति जिसमें मीटर किलोग्राम और सेकंड में भौतिक राशियों के मापन की पद्धति थी। तो अंतर्राष्ट्रीय रूप से भिन्न भिन्न प्रचलित पद्धतियों की जगह पर एक सर्व रूप से मान्य पद्धति के लिए एक एसआई पद्धति दी गई, जिसे सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं। इस पद्धति में दो प्रकार की भौतिक राशियाँ होती हैं, एक मूल भौतिक राशियाँ, दूसरी व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। मूल भौतिक राशियाँ कुल 7 हैं और इन 7 भौतिक राशियों से ही जो अन्य राशियाँ व्युत्पन्न की जाती हैं उन्हें हम व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ कहते हैं। ये 7 राशियाँ कौन कौन सी हैं? द्रव्यमान, लंबाई, समय, ऊष्मागतिक तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। वह इनके लिए एसआई मात्रक क्या है? द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम, लंबाई का मीटर, समय का सेकंड, तापमान का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल। वह इनके प्रतीक आपके सम्मुख लिखे गए हैं। एसआई मात्रकों में भौतिक राशियों में इनको लिखते समय बहुत ही छोटी या बहुत ही बड़ी राशि को व्यक्त करने के लिए इनके पूर्व लगन लगा दिए जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए 1000 ग्राम, जिसे हम 10 की घात 3 ग्राम के रूप में भी लिख सकते हैं, तो उसको हम संक्षेप में 1 kg यानी 1 किलोग्राम लिखते हैं। इसी प्रकार से 0.001 मीटर को भी हम 1 मिलीमीटर के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर मिली एक पूर्व लगन है। तो एसआई पद्धति में प्रचलित कुछ पूर्व लगन और उनके प्रतीक आपके सम्मुख इस तालिका में दिए गए हैं। जैसे कि 10 की घात 3 के लिए किलो, 10 की घात -3 के लिए मिली, 10 की घात 6 के लिए मेगा, 10 की घात -6 के लिए माइक्रो, 10 की घात 9 के लिए गीगा और 10 की घात -9 के लिए नैनो, 10 की घात -12 के लिए पिको। इस प्रकार से जो हैं कुछ पूर्व लगन इस्तेमाल किए जाते हैं एसआई पद्धति में। मूल राशियों में अगर हम बात करें भौतिक राशियों में, तो सबसे एक महत्वपूर्ण राशि तापमान है। तापमान में एक मूल भौतिक राशि है, इसको 3 पैमानों द्वारा मापा जाता है: केल्विन, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। तीनों में अगर हम देखें तुलनात्मक रूप से इस चित्र के द्वारा, डिग्री सेल्सियस में आप जानते ही हैं जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस और इसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि इसकी तुलना फ़ारेनहाइट पैमाने से की जाए तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है, जल का हिमांक जो है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और इसका क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। केल्विन पैमाने में 273 केल्विन और 373 केल्विन है। अगर 0 डिग्री से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में विभाजनों की संख्या देखी जाए तो 100 है। यदि फ़ारेनहाइट में देखें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में 180 विभाजन है, जबकि केल्विन में भी 100 विभाजन है। दूसरी बात आपको देखने को जो मिल रही है वो ये है कि केल्विन जो है वो क्या है, एसआई मात्रक है तापमान का, और इसका मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। 0 केल्विन जो है वो परम शून्य ताप कहलाता है और इससे नीचे का तापमान संभव नहीं है। यही कारण है कि केल्विन जो है वो सबसे जो है अच्छा पैमाना है मापने के लिए तापमान का, और वैज्ञानिक रूप से रसायन विज्ञान में इसी का ही इस्तेमाल किया जाता है। यदि केल्विन और डिग्री सेल्सियस में संबंध को देखा जाए तो केल्विन बराबर होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। यानी यदि आप डिग्री सेल्सियस के तापमान को केल्विन में बदलना चाहते हैं तो डिग्री सेल्सियस के तापमान में 273.15 संख्या को जोड़ दिया जाए।
तो हमें केल्विन में प्राप्त होता है। जैसे कि 25 डिग्री सेल्सियस को यदि आप केल्विन में बदलना चाहते हैं तो 25 प्लस 273.15 बराबर 298.15 केल्विन, यानी 25 डिग्री जो है वो किसके बराबर है? 298.15 के बराबर है। अब डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में संबंध के लिए बात करें तो इसके लिए अगर यदि हम ग्राफ प्लॉट करें दोनों के बीच में, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में, तो ये आपके दिए गए हैं। जैसे कि अगर हम देखें एक्स एक्सिस पे हमने लिया है डिग्री सेल्सियस और वाई एक्सिस पे लिया है हमने डिग्री फ़ारेनहाइट। आप देख रहे हैं ये फ़ारेनहाइट है और ये डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पर इसके बीच में वाजनी संख्या 180 है और ये 100 है। ये एक देखा जाए तो सरल रेखा ग्राफ बनेगा और इसमें यदि हम देखें तो इसके लिए जो ढाल होगा m, जिसका मान tan थीटा होता है, यानी कि लंब बटा आधार, यानी 180 बटा 100 हो जाएगा। और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कितना है? 32 है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है? 32 है। तो सरल रेखा के समीकरण में यदि इन मानों को रखें हम तो आपके सामने y = mx + c, जहाँ पर y क्या है? फ़ारेनहाइट है, m ढाल है 180 बटा 100, x डिग्री सेल्सियस है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन c का मान 32 है। तो जिससे संबंध जो हमारे पास में आएगा फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में क्या आएगा? f बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, तो वह है व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियों की यदि बात की जाए तो मूल राशियों में गुना भाग देने पर ही हमें क्या प्राप्त होती हैं? व्युत्पन्न राशियाँ प्राप्त होती हैं। बहुत सारी राशियाँ, उनमें से हम उदाहरण लेकर चलेंगे दो का, आयतन व घनत्व। आयतन एक व्युत्पन्न राशि है। आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी लंबाई का मात्रक मीटर है, चौड़ाई का भी मीटर है और ऊंचाई का भी मीटर है, तो मीटर गुना मीटर गुना मीटर बराबर घन मीटर। यानी कि आयतन का SI मात्रक क्या है? घन मीटर है। क्या मात्रक है? घन मीटर है। और अन्य मात्रक जो हम इस्तेमाल करते आए हैं रसायन विज्ञान में वो है लीटर। लीटर का भी इस्तेमाल किया जाता है। लीटर, 1 लीटर बराबर जो है 1000 मिलीलीटर या 1 घन डेसीमीटर भी होता है, या डेसीमीटर की घात 3 घन डेसीमीटर होता है, जो कि गणना के लिए उपयोगी है। आगे बात करते हैं हम घनत्व की। घनत्व भी एक व्युत्पन्न राशि है जो कि द्रव्यमान को आयतन से भाग देने पर प्राप्त होती है। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम SI पत्ती में और आयतन का होता है घन मीटर। तो घनत्व का SI मात्रक क्या होगा? किलोग्राम प्रति घन मीटर। यहाँ पर एक बात जो है बहुत ध्यान देने वाली है, वो है पूर्व लगन व मात्रकों के मध्य स्थान नहीं छोड़ते और दो भिन्न भिन्न मात्रकों के मध्य डॉट लगाते हैं या स्थान छोड़ते हैं। जैसे कि यदि आप उदाहरण देखें, हमने एक संख्या लिखी है भौतिक राशि लंबाई के लिए 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर में किलो पूर्व लगन है और मीटर मात्रक है, इनके बीच में स्थान नहीं छोड़ा जाता है। एक दूसरी राशि है 5 केल्विन मीटर। केल्विन तापमान का मात्रक है, मीटर लंबाई का मात्रक है और इन दोनों के बीच में स्थान छोड़ा जाता है या फिर डॉट लगाया जाता है। एक बात और ध्यान में रखने वाली बात है कि जितने भी वैज्ञानिकों के नाम पर आधारित मात्रक होते हैं वो हमेशा ही कैपिटल में लिखे जाते हैं। जैसे कि केल्विन, जूल, ये सब कैपिटल में लिखे जाते हैं क्योंकि ये वैज्ञानिक नामों पर आधारित है। तो ये बात हुई कुछ बात ध्यान देने योग्य जो है पूर्व लगन और मात्रकों के बारे में। अब बात करते हैं मापन में अनिश्चितता की। मापन में अनिश्चितता की बात करें तो कोई भी मापन जो किया जाता है किसी भी भौतिक राशि का, उसमें उसके मापन में कुछ निश्चित अंक होते हैं और एक अंतिम अंक होता है जिसमें अनिश्चितता होती है।
किसी भी भौतिक राशि को की संख्या को हम वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिख सकते हैं n गुणा 10 की घात n के रूप में, जहां पर n टर्म डिजिट है जिसका मान 1 से लेकर 10 के बीच में हो सकता है, यानी 1.00 से लेकर 9.99 के बीच में, जबकि 10 की घात n में छोटा n जो दिया गया है वो एक चर घातांक है जिसका मान धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। जैसे कि उदाहरण के लिए एक संख्या दी गई है आपके सामने, ये संख्या बहुत बड़ी संख्या है और इसको हम वैज्ञानिक संकेतन में कैसे लिखेंगे, इसके बाद में 1 के बाद में कुल 10 शून्य है तो इसको हमने 10 की घात 10 के रूप में लिख लिया, 1 गुणा 10 की घात 10। यहाँ पर टर्म डिजिट 1 है और चर घातांक जो है 10 की घात 10 है। आगे बात करते हैं हम मापन में। हमने बात की थी कि कोई भी जो अनिश्चितता को हम कुछ निश्चित अंकों और एक अंतिम अंक के रूप में लिखा जाता है। सार्थक अंक की बात करेंगे कि अंक जो लिखे जाते हैं उनमें जो निश्चितता से ज्ञात हो उन्हें हम क्या कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। किसी भी मापन में वे अर्थपूर्ण अंक जो निश्चितता से ज्ञात हो उन्हें हम सार्थक अंक कहते हैं। जैसे कि उससे संबंधित कुछ नियम हैं कि सार्थक अंक, उदाहरण के सहित हम आपको बाद में बताएंगे। सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। अशून्य यानी शून्य को छोड़ के जितने भी अंक हैं वो सभी क्या होते हैं, 1 से लेकर 9 तक सार्थक होते हैं। जैसे संख्या 2, 3, 4, 5 में कुल 4 सार्थक अंक हैं, 2 भी, 3, 4 और 5 भी, कुल 4 सार्थक अंक हैं। द्वितीय नियम ये कहता है कि प्रथम अशून्य अंक से पहले के यानी बाईं ओर के सभी शून्य जो होते हैं वो सार्थक अंक नहीं होते हैं, वो दशमलव की स्थिति को बताने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि आपके सामने संख्या 0.0052 में 2 सार्थक अंक हैं, क्योंकि इसमें जो शून्य दिए गए हैं वो प्रथम अशून्य अंक 5 से पहले हैं, तो इन्हें हम सार्थक नहीं मानते, इन शून्यों को हम सार्थक नहीं मानते। इसमें केवल 2 ही सार्थक अंक हैं, 5 व 2। तीसरा नियम है 2 अशून्य अंकों के बीच में जितने भी शून्य होते हैं वो सभी सार्थक होते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए 2.005 में कुल 4 सार्थक अंक हैं, 2, 5 और दोनों शून्य, क्योंकि दोनों ही शून्य जो हैं वो 2 अशून्य अंक 2 व 5 के बीच में स्थित हैं। अगला नियम जो है वो हमें शून्य के बारे में ही बताता है कि यदि शून्य अशून्य अंक के बाद में यानी दाईं ओर हो और दशमलव के भी दाईं ओर हो तो वो सार्थक अंक हैं, और यदि वो दशमलव के दाईं ओर नहीं है तो सार्थक नहीं है। जैसे कि संख्या 100 में कोई दशमलव नहीं है, अतः यहाँ सार्थक अंक 1 है। संख्या 100.0 में 4 सार्थक अंक है, क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद वाला शून्य भी सार्थक है। ऐसे ही 100.00 में कुल 5 सार्थक अंक हैं। अब बात करते हैं वैज्ञानिक संकेतन में सार्थक अंकों की। वैज्ञानिक संकेतन यानी कि n गुना 10 की घात n में जो टर्म डिजिट होती है n, उसके सभी अंक सार्थक होते हैं। कैपिटल N यानी टर्म डिजिट वाले सभी अंक सार्थक होते हैं, जबकि चर घातांक के जो अंक हैं वो सार्थक नहीं होते। जैसे कि संख्या 2.030 में गुणा 10 की घात 2 में कुल 4 सार्थक अंक हैं, 2, 0, 3, 0। 10 की घात 2 जो है वो सार्थक अंक नहीं है। संख्या 100 को भी हम वैज्ञानिक संकेतन में 1 गुना 10 की घात 2 लिखते हैं, तो यहाँ पर 10 की घात 2 जो है वो सार्थक नहीं है और टर्म डिजिट 1 जो है उसका अंक सार्थक है। अब गणनाओं में हम सार्थक अंकों की बात करें तो विभिन्न प्रकार के आंकिक प्रश्नों में गणना की जाती है। तो गणना में जोड़ना, घटाना, गुणा व भाग करना होता है। तो जब संख्याओं को जोड़ा या घटाया जाता है तो उससे प्राप्त परिणामी संख्या में दशमलव के बाद उतने ही अंक होते हैं जितने की सबसे कम दशमलव वाली संख्या में होते हैं। जैसे आपके सामने कोई उदाहरण है 6.22, 3.4, 0.214, इन तीनों का योग करने पर परिणाम 9.834 आ रहा है। लेकिन
नियमानुसार दशमलव के बाद उतने ही अंक होंगे जितने किसी भी संख्या में दशमलव के बाद न्यूनतम होते हैं। तो वो संख्या यहाँ पर है 3.4, जिसमें दशमलव के बाद कितने अंक हैं? एक ही अंक है, 4। बाकी में जैसे 6.22 में 2 अंक हैं और 0.214 में 3 अंक हैं, जबकि इसमें कितने अंक हैं? दशमलव के बाद एक ही अंक है। तो परिणाम भी केवल दशमलव के बाद एक ही अंक तक लिखा जाएगा, अतः परिणाम क्या होगा? 9.8 होगा। और अब बात की जाए गुणा भाग की, यदि गुणा भाग करते हैं तो उस समय परिणामी संख्या में उतने ही सार्थक अंक होते हैं जितने कि सबसे कम सार्थक अंक वाली संख्या में होते हैं। जैसे कि उदाहरण लें 2.5 गुना 1.25, जिसके लिए परिणाम आता है 3.125। तो यहाँ पर 2.5 में कितने सार्थक अंक हैं? 2। 1.25 में कितने हैं? 3। तो न्यूनतम सार्थक अंक कितने हैं? 2 हैं। तो परिणाम कितने सार्थक अंकों वाला होगा? 2 सार्थक अंकों का, तो जो है 3.1 होगा। इसमें से 2 और 5 ये 2 अंक जो हैं वो हटा दिए जाएंगे। अब इसके बाद बात करें सार्थक अंकों के बाद में हमने बात करते हैं संख्याओं को निकटतम करना। निकटतम करना मतलब राउंड ऑफ करना। राउंड ऑफ कैसे किया जाए? तो राउंड ऑफ करने के लिए जैसे कि अभी हमने पिछले ही उसमें देखा था कि संख्या में से 2 संख्याएं हटा दी गई थी। तो जब सार्थक अंकों के रूप में लिखना होता है किसी संख्या को, तो यदि अंतिम जो अंक लिखा जाना है और उसके बाद के जो अंक हटाए जाएंगे, तो उसमें जो अंतिम अंक के बाद में यदि 5 से अधिक संख्या है, संख्या जो है वो 5 से बड़ी है, तो अंतिम अंक में 1 जोड़कर उसको बढ़ा देते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हम बात करें कि एक संख्या है 1.386। यहाँ पर कुल हमें कितने अंकों में लिखना है? इसको 3 सार्थक अंकों में लिखना है। तो इसके लिए हमें अंतिम अंक जो है यानी 6 को हटाना होगा। तो 6 को हटाना है, जो कि 6 जो है 5 से बड़ा है, इसलिए इससे पूर्व यानी 8 जो है उसमें 1 जोड़ देंगे और हमारा जो परिणाम क्या होगा? 1.39 होगा। इसी प्रकार से यदि हटाया जाने वाला अक्षर 5 से छोटा है, तो इससे पहले वाले में हम 5 से छोटा है तो इससे पहले वाले को हम यथावत रखते हैं। जैसे कि 3 सार्थक अंक में लिखने के लिए इस संख्या में 1.384 में हम 4 देखें तो वो 5 से छोटा है, तो हम जो परिणाम आएगा 3 सार्थक अंकों में, तो 8 को हम एज इट इज़ रखेंगे, यथावत ही रखेंगे। अब अगली बात आती है कि यदि जो अंक हटाया जाने वाला है वो 5 हो, ना तो 5 से बड़ा हो ना 5 से छोटा हो, क्या हो? 5 हो, तो उस केस में हम यदि उससे पूर्व आखिरी जो अंक जो हम लिखने जा रहे हैं यदि वो सम संख्या में है तो उसे हम यथावत रखेंगे, और यदि वो विषम संख्या में है तो उसमें 1 जोड़ देंगे। जैसे कि अंतिम अक्षर 5 है और जो अंक है वो 8 है अंतिम अंक, तो जो कि सम संख्या है, तो इसको हम एज इट इज रख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो अंतिम अंक है वो 7 है जो कि विषम संख्या है, तो 5 को हटाएंगे तो हम विषम संख्या में 1 और जोड़ेंगे तो वो 8 बन जाएगा। तो अंतिम परिणाम हमारा क्या रहेगा? 1.38 रहेगा। एक बात और जो ध्यान रखने की बात है वो है कि जब भी 1 से अधिक पदों वाली गणना हो, यानी पहले जोड़ हो रहा है, फिर भाग हो रहा है, फिर गुणा हो रहा है, तो राउंड ऑफ जो हम करेंगे वो अंतिम परिणाम में करेंगे, ना कि हर पद में। हम सदैव जो करेंगे वो किस में करेंगे? अंतिम परिणाम जो आएगा उसमें राउंडिंग ऑफ करेंगे। अब बात करते हैं हम यथार्थता व परिशुद्धता की। किसी भी मापन में किसी भौतिक राशि के भिन्न भिन्न मापन किए जा रहे हैं और जो प्राप्त परिणाम है वो एक दूसरे के जितने निकट होंगे हम कहेंगे उतनी ही अधिक परिशुद्धता है। किसी एक ही भौतिक राशि के भिन्न भिन्न मापन के परिणामों की परस्पर निकटता परिशुद्धता कहलाती है। परिशुद्धता को ज्ञात करने के लिए जो हमारे द्वारा मापित किया गया मान है यानी प्रायोगिक मान है और भिन्न भिन्न मापनों से प्राप्त जो औसत मान है, यदि उसका अंतर जितना न्यूनतम आएगा उतनी ही अधिक परिशुद्धता होगी। वहीं इसकी दूसरी तरफ किसी भौतिक राशि के मापन के परिणाम की वास्तविक मान से निकटता यथार्थता कहलाती है। यानी हमारे द्वारा जो भौतिक राशि का मापन किया जा रहा है वो वास्तविक मान के जितने निकट होगा, हमारे द्वारा किया गया मापन उतना ही यथार्थ होगा। परिशुद्धता और यथार्थता दो अलग अलग टर्मिनोलॉजी हैं
दोनों अलग अलग गुण हैं। कोई परिणाम परिशुद्ध हो सकता है, यथार्थ भी हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ परिशुद्ध हो सकता है पर यथार्थ नहीं हो सकता, यथार्थ होगा पर परिशुद्ध नहीं होगा। इस बात को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कि 4 छात्र हैं, अ, ब, स, व, द, जिन्होंने एक सैंपल का द्रव्यमान मापा और उसके लिए उन्होंने 2-2 बार मापा, इस मापन क्रिया को 2 बार किया। वास्तविक मान जो है उस सैंपल का जो है वो है 2 ग्राम है। उनके द्वारा जो मापन किया गया वो हम एक तालिका के रूप में निरूपित कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एक तालिका बनाई गई है जिसमें छात्रों द्वारा किए गए मापन बताए गए हैं। आप देखेंगे छात्र ए ने 2 बार मापन किया। प्रथम बार उसका जो मापन आया वो 1.95 ग्राम आया, दूसरी बार जो है मापन आया उसका 1.93 ग्राम। दोनों का औसत जो है 1.94 है। यदि हम इन दोनों के अंतर की बात करें तो इसमें अंतर बहुत ही न्यूनतम रहा है, तो ये बहुत ही परिशुद्ध मान है। अगर हम डायग्रामेटिकली देखें अगर चित्र के द्वारा, तो यहाँ नीचे एक चित्र दिया गया है, उसमें अगर आप देखें तो ए द्वारा मापन जो किए गए दोनों परिणाम हैं वो एक दूसरे के निकट हैं। देख रहे हैं आप, जो नीले बिंदु के रूप में दिखाया गया है वो क्या है, ए द्वारा किए गए मापन हैं जो दोनों एक दूसरे के निकट हैं। अतः दोनों ही मान क्या हैं, परिशुद्ध हैं। मापन उसके द्वारा किया गया परिशुद्ध है, परंतु वास्तविक मान से ये बहुत दूर है। अतः यह जो मापन है वो यथार्थ नहीं है। तो आपने जैसे जानते हैं परिशुद्धता का मतलब है कि मापन के परिणामों की परस्पर निकटता परिशुद्धता कहलाती है, और मापन के परिणामों की वास्तविक मान से निकटता क्या कहलाती है, यथार्थता कहलाती है। तो ए द्वारा किया गया मापन परिशुद्ध तो है परंतु यथार्थ नहीं है। अब दूसरी बात हम करने जा रहे हैं बै की। बै ने 2 मापन किए, एक में 1.94 ग्राम आया, दूसरे में 2.05 ग्राम आया। चित्र में अगर आप देखें तो एक मान जो है और दूसरा मान जो है दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं, इनमें परस्पर निकटता नहीं है। यदि औसत लेके चलें तो भी अगर आप देखें 1.99 औसत है, जो कि 1.94 2.05 से इनका अंतर बहुत अधिक है। यानी इसका द्वारा मापन जो किया गया है वो अपरिशुद्ध है, इसमें परिशुद्धता नहीं है। दूसरी बात, ये वास्तविक मान से भी बहुत दूर है, अतः ये यथार्थ भी नहीं है। स द्वारा किया गया मापन 2.01 व 1.99 ये दोनों ही जो हैं वो वास्तविक मान के निकट हैं, अतः यथार्थ भी हैं, और एक दूसरे के निकट भी हैं, अतः परिशुद्ध भी हैं। द द्वारा किया गया मापन एक दूसरे के निकट भी नहीं है और वास्तविक मान के भी निकट नहीं है, अतः यह परिशुद्ध भी नहीं है और यथार्थ भी नहीं है। आज के टॉपिक का हम अंतिम जो टॉपिक लेकर चल रहे हैं वो है विमीय विश्लेषण। गणनाओं के लिए कभी कभी एक पद्धति से दूसरी पद्धति में मात्रक के में बदलना पड़ता है उसको, तो इसके लिए हम विमीय विश्लेषण का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए लेके चलें, एक धातु का टुकड़ा है जिसकी लंबाई 3 इंच है और हमें इसे सेंटीमीटर में व्यक्त करना है, यानी 3 इंच में कितने सेंटीमीटर हैं, यानी इंच को सेंटीमीटर में बदलना है। तो इसके लिए हम विमीय विश्लेषण या इकाई गुणक पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। इकाई गुणक पद्धति के लिए सबसे आवश्यक शर्त क्या है, इसके लिए आवश्यक शर्त है कि दोनों पद्धतियों के मध्य, उस मात्रक के लिए दोनों पद्धतियों में संबंध ज्ञात होना चाहिए। जैसे कि इंच और सेंटीमीटर दोनों ही लंबाई के मात्रक हैं और 2 अलग अलग पद्धतियों में हैं, इंच और सेंटीमीटर। तो हमें इंच और सेंटीमीटर में संबंध पता होना चाहिए, जो कि है 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। यदि हम इसको देखें तो इसको लिखना चाहें तो थोड़ी सी गणितीय क्रिया करें तो हमें आंसर चाहिए सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर को अंश के रूप में लेंगे और इंच को हम हर के रूप में। तो क्या करेंगे, इंच को नीचे ले आएंगे तो हमारे पास मान क्या हो जाएगा, 2.54 सेंटीमीटर बटा 1 इंच, जो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। ये इधर ले आए तो अंक तो क्या हो जाएगा, 1 बराबर 2.54 बटा 1 इंच। तो इसे हम कहते हैं इकाई गुणक। इस संबंध को हम क्या कहते हैं, इकाई गुणक कहते हैं। ये है हमारा इकाई गुणक, यानी 2.54 बटा 1 सेंटीमीटर बटा इंच क्या कहलाएगा, 1 के बराबर होगा। इसी को हम इकाई गुणक कहते हैं। अगर इकाई गुणक की बात की जाए तो 3 इंच बराबर क्या होगा, 3 इंच बराबर होता है 3 इंच गुणा 1। 3 इंच बराबर क्या होगा, 3 इंच गुणा 1। 1 क्या है, इकाई गुणक है, तो इकाई गुणक का मान यहाँ हम रख देते हैं, तो रख दिया गया 2.54 सेंटीमीटर बटा 1 इंच। अब इंच से इंच तो हो गया कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, 3 इंच बराबर 3 गुणा 2.54 सेंटीमीटर, यानी कि 7.62
सेंटीमीटर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ सभी छात्र जो हैं वो इससे आज द्वारा दिए गए वीडियो से इनको फ़ायदा होगा, लाभान्वित होंगे। अंत में मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा स्रोत के रूप में राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल और NCERT की पुस्तकों का। साथ ही साथ आप लोगों का भी धन्यवाद कि आपने अंत तक इस वीडियो को सुना। और मेरी आपसे उम्मीद है कि आपके सुझाव जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, किसी प्रकार की कोई भी आपको सुधार करवाना हो तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में आप इसका कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।